हेलो स्टूडेंट्स, और स्वागत है आपका फिर से। जैसा कि आपको पता है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने वाइब्रेशन रोटेशन स्पेक्ट्रा जो जस्ट स्टार्ट किया था, और मैंने उसके बारे में आपको उसके स्पेशल फीचर्स के बारे में बताया था। ठीक है। आज का जो लेक्चर है ये है लेक्चर 2 हमारा। ठीक है। लेक्चर 2 में हम पढ़ेंगे कि जो मॉलिक्यूल है, जो उसकी वाइब्रेशन है वो हार्मोनिक, सिंपल हार्मोनिक मोशन को फॉलो करती है। ठीक है। तो इसलिए इसका नाम रखा गया है मॉलिक्यूल एज अ हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है। ऐसा एक्चुअल में तो नहीं होता। ठीक है। लेकिन जो सबसे सिंपल केस है उसको लेके चलेंगे हम, कि मान लेते हैं कि मॉलिक्यूल जो है वो, उसकी वाइब्रेशन जो है वो एसएचएम फॉलो कर। बेसिकली क्या है, अगर हम पोटेंशियल एनर्जी कर्व देखें, पोटेंशियल एनर्जी कर्व, ठीक है, जो कि क्या है, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस सेपरेशन जो मॉलिक्यूल के बीच की है, उसके बीच में। ठीक है। ये मैं कर्व बना देता हूं एक बार। ठीक है। ये कर्व इस तरीके का आता है। इस तरीके का आता है ये कर्व। यहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है और यहाँ पे हमारे पास सेपरेशन है। ठीक है। और ये जो पॉइंट आ गया, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। ठीक है। बाकी इसमें कर्व में और भी बड़ा कुछ होता है, वो मैं अभी फिलहाल डिस्कस नहीं करूँगा। जैसे डिसोसिएशन एनर्जी है, या इसमें रिपल्सिव कर्व भी आता है। ठीक है। तो लेकिन वो अभी हम स्टडी नहीं करेंगे। ठीक है। अब अगर इस पोटेंशियल कर्व का सुटेबल कोई एक्सप्रेशन लिखा हो, देखिए कोई भी जब हम ग्राफ बनाते हैं तो बेसिकली कोई फंक्शन तो होता ही है ना, जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्र हो, या y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो, कोई ऐसी इक्वेशन तो होनी चाहिए ना। तो जो सुटेबल एक्सप्रेशन है इसका सुटेबल एक्सप्रेशन फॉर दिस पोटेंशियल कर्व, बेसिकली इसको मोर्स कर्व कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं? मोर्स कर्व, मोर्स पोटेंशियल यू कैन से। ठीक है। तो मोर्स पोटेंशियल है, पर चलो इसके बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे। ठीक है। तो सुटेबल एक्सप्रेशन कैन बी गिवन बाय टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ वी आर। ठीक है। अगर हम पोटेंशियल का टेलर सीरीज एक्सपेंशन करें, ठीक है, टेलर सीरीज होती है, आपको पता है, एक इन्फानाइट सीरीज होती है, पावर सीरीज। ठीक है। तो किन टर्म्स में लिखे हम? आर माइनस आर ई। ठीक है। ठीक है। जो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है वो यहाँ लिखा जाता है। ठीक है। चलिए, तो ये हमारे पास कैसा पोटेंशियल आता है? वी आर इज इक्वल टू वी आर ई प्लस आर माइनस आर ई, फर्स्ट डेरिवेटिव, और किसके विद रिस्पेक्ट टू हमने एक्सपैंड किया है? इक्विलिब्रियम पोजीशन के। ठीक है। प्लस आर माइनस आर ई का होल स्क्वायर। ठीक है। ऐसे बाकी टर्म्स आती रहेंगी। यहाँ सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा, है कि नहीं? और ये भी आ रही है, साथ में 2 फैक्टोरियल। इसी तरीके से हमारे पास थर्ड टर्म आ जाएगी। वो क्या आएगी? आर माइनस आर ई का क्यूब, और यहाँ पे 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पे थर्ड डेरिवेटिव, और कहाँ पे? आर इज इक्वल टू आर ई पे, एंड सो ऑन। ये पोटेंशियल एनर्जी कर्व, अगर इस इक्वेशन का ग्राफ बनाना हो हमने, तो ये जो ऊपर वाला ग्राफ है ये हमें मिलेगा।
अब जो इसमें फर्स्ट टर्म है, द फर्स्ट टर्म जो क्या है वी आर ई, इसको ज़ीरो लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए पोटेंशियल एनर्जी का ज़ीरो हम फिक्स कर सकते हैं, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी मैटर नहीं करती, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस मैटर करता है। ठीक है, ठीक है, तो ये कर सकते हैं। इफ वी मेजर एनर्जी रिलेटिव टू मिनिमम ऑफ द कर्व, अगर कर्व के मिनिमम के विद रिस्पेक्ट टू हम करें तो हम इसको ज़ीरो पुट कर सकते हैं। अब ये हो गया ज़ीरो। ठीक है, अब जो सेकंड टर्म है वो भी ज़ीरो आएगी। ठीक है, द सेकंड टर्म वो है क्या, उसमें डी वी आर बाई डी आर है, और कहाँ पे है आर इज इक्वल टू आर ई पी, और आर इज इक्वल टू आर ई को हमने मिनिमम माना है। तो मिनिमम में क्या होता है पोटेंशियल में, आपने मैक्सिमम और मिनिमम पढ़ा है, वहां पे फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो जीरो ही आएगा। ठीक है, ठीक है, यहां पे लिख सकते हैं बिकॉज एट आर इज इक्वल टू आर ई वी आर इज अ मिनिमम। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड टर्म तो जीरो होगी हमारी। ठीक, तो हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी कर्व है, जो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन है वो क्या रह जाएगा, वो रह जाएगा हमारे पास वी आर इज इक्वल टू आर माइनस आर ई का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर वी बाई डेल आर स्क्वायर, आर इज इक्वल टू आर ई पे, प्लस आर माइनस आर ई का क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल डेल क्यूब वी बाय डेल आर क्यूब, आर इज इक्वल टू आर ई एंड सो ऑन। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, अगर हम बस इसकी पहली टर्म ही रिटेन करें, अगर हम इसकी पहली टर्म ही रिटेन करें, if we retain only the first term, अगर हम फर्स्ट टर्म की रिटेन करें तो वी आर इज इक्वल टू कितना बन जाता है हमारे पास, वो बन जाता है हाफ ऑफ के इंटू आर माइनस आर ई का स्क्वायर, और इसमें जो के है उसको क्या माना हमने डेल स्क्वायर वी बाय डेल आर स्क्वायर, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि आर इज इक्वल टू आर ई पे निकालना पड़ेगा हमारे को। ठीक है, और ये एक टूल भी है, अगर आपको कोई भी सिंपल हार्मोनिक मोशन दिया है और उसका पोटेंशियल दे रखा है और वहाँ पे आपको फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए आती है। ठीक है, तो आप लोग के की वैल्यू ऐसे निकाल सकते हो फोर्स कांस्टेंट। ठीक है, और ये वाला एक्सप्रेशन जो है इट रिप्रेजेंट्स अ पैराबोला, है ना, एक पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब अगर मैं इस कर्व को बस यहीं तक मानूं, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ पे इतने इतने एरिया में तो ये पैराबोला ही है। तो एक अप्रोक्सीमेट हम मान सकते हैं कि एक assumption मान सकते हैं कि वाइब्रेशन जो मॉलिक्यूल की वो कम ही है, बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं है, तो वो यहीं पे कम जिसको बोलते हैं कम रेंज में ही ऑसिलेट कर रहा है। तो कम रेंज में ऑसिलेट कर रहा है तो हम ये मान सकते हैं कि जो वाइब्रेशन है न्यूक्लियस की वो अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ही है और बहुत ज़्यादा उसमें एम्पलीट्यूड नहीं। ठीक है, ठीक है, तो अगर हम खाली यही एक्सप्रेशन लेते हैं बस ये, तो हम कह सकते हैं दैट ये जो मॉलिक्यूल है वो हार्मोनिक ऑसिलेटर है। ठीक है, ओके जी, चलिए अब यहाँ से इसका एक्सप्रेशन निकालेंगे हम। ठीक,
सो इफ वी, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख देता हूँ, इफ वी are considering only the term VR is equal to half of k r minus re का square, then we can treat a molecule एज अ हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो हम एक मॉलिक्यूल को बस एक हार्मोनिक ऑसिलेटर कंसीडर करते हैं। देखिए एक्चुअल केस में ऐसा नहीं होता, ठीक है, तो एन हार्मोनिक का भी हम करेंगे आगे केस, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास अब हमने क्या मानना है, ये पोटेंशियल है, इसको हमने जिसको कहते हैं इसको पुट कर देंगे हम अपने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में, ठीक है, और एक्सप्रेशन निकालें। तो पहले हम क्या लेट करते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं थोड़ा इजी वे में, हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर, क्योंकि देखिए ये आर है, यहाँ पे कहीं आर होगा और ये आर ही है, इससे थोड़ा सा इधर जाएगा और वापिस आ जाएगा, फिर इससे थोड़ा इधर आएगा फिर वापिस आ जाएगा, तो इधर ऑसिलेट करता रहेगा ये, है ना। तो ये मान लेते हैं पोटेंशियल, ठीक है। तो using this potential we have to solve the Schrödinger wave equation, ठीक है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सॉल्व करेंगे, जिसका सोल्यूशन तो आपको पता है, वो मैं इस लेक्चर में डिस्कस नहीं करूंगा, ठीक है। तो क्या बनेगी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन वो देख लेते हैं, डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, एक्स ही ए की वेरिएबल है, क्योंकि देखिए ऑब्वियसली सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो एक लाइन के लॉन्ग ही ये वाइब्रेट करेगा, ठीक है, प्लस 8 पाई स्क्वायर म्यू अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर इंटू ई माइनस वी होता है, तो वी की जगह हम के एक्स स्क्वायर लिख देंगे और साथ में साई लिख देंगे और इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये इक्वेशन है और ये इक्वेशन इजी इक्वेशन नहीं है, ठीक है, हम इसमें सुटेबल चेंजेस लाएंगे, ठीक है, हम इसमें सुटेबल चेंजिंग लाएंगे और जो इसके सॉल्यूशन होंगे वो आएंगे हमारे पास किस फॉर्म में, हर्माइट पॉलिनोमियल की फॉर्म। बेसिकली जब हम इक्वेशन को चेंज करके एक स्पेशल डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे, जिसको हम कहते हैं हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास हर्माइट पॉलिनोमियल आते हैं, ठीक है, जिनसे अभी फिलहाल तो हमारे को कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि एटॉमिकल मॉलिक्यूलर फिजिक्स में जब मॉलिक्यूल्स के साथ अभी हम काम करेंगे तो उसमें ये देखेंगे कि हम लोगों ने बेसिकली उसकी एनर्जीज कैसी हैं, कैसी वेवलेंथ आएगी और कैसी फ्रीक्वेंसी आएगी, बस उससे डील करना है, इसलिए प्रॉपर पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, इसके लिए मैं एक कोई और वीडियो बना दूंगा, ठीक। तो जब आप इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो जो एनर्जी आपके पास आती है सॉल्विंग दिस इक्वेशन, जो एनर्जी आती है, एनर्जी कितनी आती है, E इज इक्वल टू एच न्यू ऑसिलेशन इनटू, अब मैं यहां पर ये आप एक लेटर थोड़ा याद रखिए, ठीक है, इस फॉर्म में लिखूंगा, n नहीं लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है, हम लिख लेते हैं n+1/2 जब हार्मोनिक ऑसिलेटर को सॉल्व करते थे, तो ये एनर्जी का एक्सप्रेशन आएगा यहाँ पे, ठीक है। और ये जो है इस लेटर को मैं ऐसे ही लिखूंगा, इसको कहते हैं हम वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी आती है, इसकी वैल्यू आ सकती है, देखिए जी 0 आ सकती है, 1 आ सकती है, 2 आ सकती है, 3 आ सकती है एंड 4 आ सकती है, ठीक है। और आपको पता है अगर जब ये V मॉड बोल लो इसको, ये V की वैल्यू जब हमारे पास 0 आती है तो एनर्जी कितनी आती है, हाफ ऑफ एच न्यू, और उसको हम कहते हैं 0 पॉइंट एनर्जी, हार्मोनिक ऑसिलेटर
क्वांटम मैकेनिक्स में हम स्टडी करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास ऐसे ही आता है। ठीक है, अब हमने एनर्जी तो निकाल ली, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं स्पेक्ट्रम, है ना, हम बोल रहे हैं वाइब्रेशनल रोटेशन स्पेक्ट्रम। तो इसका स्पेक्ट्रा कैसे आएगा, पहले स्पेक्ट्रम बनाएंगे हम। ठीक है, एनर्जी हमें मिल गई, एनर्जी से हम स्पेक्ट्रम बना सकते हैं। ठीक है, तो इसका स्पेक्ट्रम देखते हैं कैसा आता है। देखिए, जो स्पेक्ट्रम हम जब भी हम स्पेक्ट्रम बनाते हैं तो हम उसमें बस टर्म वैल्यूज लिखते हैं। ठीक है, या हम कह सकते हैं इसमें वेव नंबर में लिखे जाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहां लिखते हैं द वाइब्रेशनल टर्म्स कैसे आएंगे, उसको लिखते हैं जी से डिनोट करते हैं। ठीक है, और वो किसके बराबर आता है, ई डिवाइड बाय एच सी। ठीक है, जब हम प्लॉट करते हैं तो इस फॉर्म में प्लॉट करते हैं। चलिए, अब जो हमारे पास एक्सप्रेशन आता है एच न्यू ऑसिलेशन डिवाइड बाई ये आ गया एच सी इंटू प्लस 1/2, यही लिखा था, एच से एस कैंसल। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, इज इक्वल टू ये न्यू ऑसिलेशन अपॉन जो न्यू अपॉन सी है, इसको लिख सकते हैं ओमेगा। ठीक है, इससे हमारे पास स्पेक्ट्रम बन जाएगा। ठीक है, और इसको हम कहते क्या हैं, ओमेगा इज कॉल्ड क्लासिकल फ्रीक्वेंसी इन वेव नंबर। ठीक है, एंड इट इज कॉल्ड वाइब्रेशनल कांस्टेंट। ठीक है, तो वो जो ओमेगा हम लिखते हैं, ठीक है, ओमेगा लिखते हैं ना हम, न्यू इज इक्वल टू सी कहते हैं वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक है, या ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू। ठीक है, उस टाइप का नहीं है, इट इज वाइब्रेशनल कांस्टेंट। ठीक है, तो अब अगर हम न्यू की वैल्यू इसमें सॉरी वी की वैल्यू पुट करें फॉर वी इज इक्वल टू 1 2 सॉरी 0 भी है, 0 1 2 3 4, वी गेट, हमारे पास कैसा आएंगे लेवल्स, हमारे पास ऐसे लेवल आएंगे जी, कितना आएगा, इसमें पुट करते जाएंगे हम 0 1 2 3। ठीक है, उसके बाद 3/2 ओमेगा, उसके बाद 5/2 ओमेगा, उसके बाद 7/2 ओमेगा एंड सो ऑन, ऐसे आएंगे हमारे पास। ठीक है, अब अगर हम इनको प्लॉट करते हैं, ठीक है, अगर हम इनको प्लॉट करते हैं तो हमारे पास ऐसा आएगा, ये आपका हमारा जिसको कहते हैं पैराबोलिक पोटेंशियल एनर्जी कर्व इस तरह है, छोटा सा, ये पहला एनर्जी लेवल, ये दूसरा एनर्जी लेवल, ये तीसरा एनर्जी लेवल, चौथा एनर्जी लेवल, पांचवा एनर्जी लेवल, ऐसे ऐसे एनर्जी लेवल्स हैं हमारे पास। ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है, ये कब बनेगा, 1 v इज इक्वल टू 2, v इज इक्वल टू 3, v इज इक्वल टू 4, v इज इक्वल टू 5, और इसकी एनर्जी यहाँ पे कितनी थी 1/2 ओमेगा, 3/2 ओमेगा, 5/2 ओमेगा, 7/2 ओमेगा, 9/2 ओमेगा। ठीक है जी, 11/2 ओमेगा, ऐसे ऐसे एनर्जी आएगी हमारे पास। ठीक है जी, और पोटेंशियल क्या है ये, इस पोटेंशियल के बेस पे ये एनर्जी आ रही है। हम देख सकते हैं कि जो एनर्जी लेवल्स हैं दे आर इक्विस्पेस्ड, है ना, एनर्जी लेवल्स आर इक्विस्पेस्ड। ठीक है,
और एंड डिस्क्रीट भी हैं, डिस्क्रीट हैं और इक्वली स्पेस्ड। ठीक है, अब अगर हम एक एनर्जी लेवल और दूसरे एनर्जी लेवल में डिफरेंस निकालें, मतलब मान लो यहाँ से ट्रांजिशन हो रही है, ठीक है, ऐसे ट्रांजिशन हुई या ऐसे ट्रांजिशन हुई, मैं ऐसा इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि जो ट्रांजिशन के हिसाब से जो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक सिलेक्शन रूल होना चाहिए कि न्यू कितना चेंज होना चाहिए। ठीक है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे द सिलेक्शन रूल इज डेल्टा वी जो है इट शुड बी +-1। ठीक है, जो डेल्टा वी है वो +-1 होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो जा तो 1 से, मतलब इसका मतलब यहाँ से यहाँ जंप नहीं कर सकता क्योंकि 0 से अगर 2 जंप करेगा तो कितना हो जाएगा, चेंज 2 हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो यहाँ पे चेंज इतना ही होना चाहिए, +-1। ठीक है, अब अगर हम डिफरेंस निकालें दो लेवल के बीच का तो हमारे पास क्या आएगा, कोई दो लेवल ले लो, न्यू फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, और मान लो एक लेवल हमारे पास न्यू डैश है और दूसरा न्यू है, इसको लिख सकते हैं जी न्यू डैश -जी न्यू डबल डैश। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 1 आना चाहिए। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं न्यू डैश इज इक्वल टू वी डैश +1। ठीक है, अब इसमें पुट कर देते हैं, ये क्या बनेगा इसका अगर हम फार्मूला लिखें क्या बनेगा, ओमेगा +1/2 माइनस ओमेगा वी डबल डैश +1/2, यही बनेगा। इसको माइनस कर दो, न्यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, ये इससे एक बड़ा। ठीक है, एक बड़ा, तो क्या लिख सकते हैं, ये 1/2 तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, ओमेगा इंटू न्यू डैश माइनस न्यू डबल डैश, और यहाँ से निकालेंगे इनका माइनस करके कितना आएगा, न्यू इज इक्वल टू ओमेगा। इसका मतलब कोई भी दो लेवल्स ले लो आप, कोई भी दो लेवल्स, उन दो लेवल्स के बीच का जो ट्रांजिशन होगी जब उन दो लेवल्स में, ठीक है, हमेशा हमारे पास एक ही फ्रीक्वेंसी आएगी। ठीक है, और एक फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि जब हमारे पास स्पेक्ट्रम मिलेगा हमारे पास, तो स्पेक्ट्रम में एक ही लाइन होगी। एक ही लाइन का मतलब है एक ही वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक है, एक सिंगल लाइन। लेकिन हमने पढ़ा है कि एक सिंगल लाइन होती है, उसके साथ इसको जिसको फंडामेंटल बैंड कहते हैं, उसके साथ कई वीक बैंड्स भी होते हैं। वो वीक बैंड जो है वो तो यहाँ पे आ नहीं रहे। ठीक है, वी जस्ट हैव अ सिंगल बैंड। ठीक है, ओनली अ सिंगल बैंड इफ वी कंसिडर molecule as a harmonic oscillator। ठीक है, यहाँ से न्यू इंक्रीज हो रहा है और एक ही बैंड है हमारे पास, कहाँ, कितना, ओमेगा। तो विच इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, खाली एक नहीं है, हाँ ये वाला इंटेंस बैंड है नो डाउट, लेकिन इसका मतलब ये है कि हार्मोनिक ऑसिलेशन जस्ट फॉलो नहीं करता, एन हार्मोनिसिटी भी है उसमें। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मॉलिक्यूल एज एन हार्मोनिक ऑसिलेटर। ये तो हार्मोनिक ऑसिलेटर था, फिर हम मॉलिक्यूल को एन हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, और जैसा कि आपने देखा भी कर्व जो है वो ऐसा तो है नहीं, है ना, कर्व तो आगे जाके थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, मोर्स पोटेंशियल को फॉलो करता है, मोर्स कर्व। ठीक है, तो हम मोर्स कर्व को यूज करके तो अगले लेक्चर में जो है वो एन हार्मोनिक ऑसिलेटर स्टडी करेंगे। तब हम क्या करेंगे, सेकंड टर्म को छोड़ के उससे आगे वाली टर्म्स को भी कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे जो स्पेसिंग है वो भी चेंज हो जाएगी, और हमारे पास जिसको कहते हैं सिलेक्शन रूल भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो
ओके देन, अगर आपको इसमें कुछ गलती होगी या कुछ अगर आपको समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा आपका डाउट क्लियर करने की, ठीक है जी। तो ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूल एज एन हार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके बाय।